हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 सीबीएसई में हो तो डेट शीट आ चुकी है। टेंटेटिव टाइम टेबल आपका आ चुका है। 15 फरवरी से आपके एग्जाम है और अभी बच्चे टेंशन में आने लगे कि ये चैप्टर बचा है, वो चैप्टर बचा है, लेकिन टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यूसीसी फैमिलीज यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए वन शॉट लेक्चर्स मैं डालने वाला हूँ, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डालने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर। कोई भी अगर डाउट आता है या 10th सीबीएसई के साइंस में कोई भी अगर आपको सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या होता है, व्हाट इज एन एसिड? तो ऐसा सब्सटेंस जो शोर होता है टेस्ट में, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है और बेसिस को न्यूट्रलाइज करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। What are the basic properties of acid? The substances which are sour, जिनका टेस्ट सोर होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, जो बेसिस को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है, लेस देन 7 पीएच होता है, ये सब सब्सटेंस होते हैं एसिड। एसिड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि हमें पता है एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, हम एसिड को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिवाइड कर देते हैं। वीक एसिड किससे कहते हैं? जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हैं तो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन आयन कम देता है। ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड बोलते हैं, जिसका एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, H2SO3 है, इट्सेट्रा। ये जो है तो वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? तो ऐसे एसिड जो पानी के अंदर डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब एसिड के अंदर जो H+ आयन होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जाम्पल है अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4। ये सब क्या है? एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे हम व्हाट इज अ बेस। बेस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर हो, कड़वा टेस्ट हो, जो रेड लिटमस पेपर ब्लू करता हो और जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। बेस जो होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं, स्लिपरी होते हैं। जब हम उसको टच करेंगे सोप जैसा फॉर्म होते हैं। इनका जो पीएच होता है बेसिस का वो मोर देन 7, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक का इसका पीएच होता है। जैसे हमने एसिड के दो ग्रुप बनाए वैसे ही बेसिस के दो ग्रुप बनते हैं, जिसके अंदर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हमने देखा एसिड के अंदर H+ आयन कॉमन था, वैसे बेस के अंदर OH- हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है। तो जब ऐसे बेसिस जो हम पानी के अंदर डालेंगे तो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होंगे, मतलब OH- आयन ज़्यादा नहीं देंगे, कुछ आयन्स उसके अंदर ही रहेंगे। ऐसे बेसिस को हम वीक बेस कहते हैं, जैसे कि अमोनिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। स्ट्रॉन्ग बेसिस किसे कहेंगे हम? तो स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर के अंदर वो पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं। और हमें पता है ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर पूरे डिसोसिएट होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं कमेंट कीजिए। उनको कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं? अल्कली। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका एग्जांपल है NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की अगर बातें करेंगे तो कलर की बात करेंगे तो एसिड जो होते हैं, मिनरल एसिड कलरलेस होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो व्हाइट कलर सॉलिड होते हैं। बेसिस की बात करेंगे तो बेसिस भी कलरलेस होते हैं। एक्सेप्शन है इसके लिए हाइड्रोक्साइड ऑफ फेरस एंड कॉपर। फेरस हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो कलरलेस होते हैं। ये याद रखना है आपको, एक्सेप्शन आपको याद रखना है। सभी बेसिस कलरलेस होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ फेरस एंड कॉपर। टेस्ट की बात करेंगे तो एसिड का टेस्ट सोर होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है। टच की बात करेंगे तो एसिड्स एज ए नॉर्मल लिक्विड जैसे होते हैं, लेकिन बेसिस जो तो स्लिपरी होते हैं वो। सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो एसिड्स जो होते हैं सभी के सभी एसिड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। याद रखो, सभी के सभी एसिड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। और सम बेसिस आर सोल्यूबल विच आर कॉल्ड अल्कलीज। सभी के सभी बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको हम अल्कली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए याद रखना है। बाद में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस की। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखने वाले रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सब हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड एंड बेसिस विथ मेटल। जब हम किसी एसिड की किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे बच्चों तो क्या होता है? तो देखिए, द मेटल इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, मतलब निकाल देता है, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म होता है सॉल्ट। बात करेंगे, देखो क्या हो रहा है, एसिड और मेटल की रिएक्शन होकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम मेटल लिया,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो क्या होगा, हमें पता है ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकाल देगा, तो निकाल देगा इस हाइड्रोजन को, और बचा क्या, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, जो कि क्या है, सॉल्ट है। तो याद रखो जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें उस मेटल का सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस बाजू में निकलता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस की। तो अल्कलीज यानी कि बेसिस जो वाटर सोल्यूबल है, इनको अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस बेस का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन एक ही तरीके से होती है। एसिड अगर है तो एसिडिक सॉल्ट तैयार होता है, बेस अगर है तो बेसिक सॉल्ट वहां पे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अगर बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल लिया जिंक, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाजू में निकल गया और सोडियम जिंकेट हमें सॉल्ट फॉर्म में मिला। उसके बाद अगले प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो, इनका रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करेंगे तो क्या हुआ, तो जब भी हम मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जब हम मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिडिक्स के साथ करते हैं तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें NaCl ये सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला। यहाँ पे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें NaCl मिला, CO2 और H2। मतलब क्या, जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा। बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स एट ऑल। और यहाँ पे एसिड की सब हमने रिएक्शन देखी, क्योंकि बेसेस मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं होते। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड। जब मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, जब मेटल को हम जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। और जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाते हैं तो हम हमने सबसे पहले देखा है मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। क्यों बेसिक इन नेचर होता है वो भी देखेंगे हम। तो देखो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे कि अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ। अभी सॉल्ट एंड वाटर कब फॉर्म होता है, तो सबसे फेमस इसके लिए रिएक्शन जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के अंदर हम एसिड डालते हैं और बेस डालते हैं। अभी यहाँ पे हमने तो बेस नहीं डाला लेकिन मेटल ऑक्साइड डाला, तो यहाँ से हमें पता चलता है मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड की। नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम करेंगे बेसिस के साथ तो क्या होगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, नेचर के अंदर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करवाते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ बेस और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ नॉन मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट नाम का सॉल्ट मिला और वाटर मिला। इसका मतलब क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, अगर बेस के साथ रिएक्शन की जाए तो। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द इंडिकेटर्स। अभी हमको पता है एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, तो इंडिकेटर क्या होता है ये बात करेंगे हम। अभी हमने देखा है एसिड्स सोर होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं, लेकिन हर बार हम टेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपके पास फिनॉल दिया, कुछ केमिकल दिया और मैंने बोला इसको पहचानो एसिड है या बेस है, तो आप टेस्ट करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो विदाउट टेस्ट के हमें जानकारी देते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिकेटर्स। तो देखो, द इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इन देयर कलर। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू या सर्च एंड रीजनिंग के लिए भाई। इंडिकेटर हमें क्या करता है, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है इनके बारे में बताता है। कैसे बताता है, बाय चेंजिंग देयर कलर। जो इंडिकेटर होता है वो एसिड के अंदर, बेस के अंदर अलग अलग कलर शो करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर के अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला टाइप से नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरल से पाया जाता है, जिसके अंदर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज इंडिकेटर एक्सेट्रा। सिंथेटिक इंडिकेटर जो सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थैलिन एक्सेट्रा। और उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल से रिलेटेड है। तो ऐसे इंडिकेटर जो क्या करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, ऐसे इंडिकेटर को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के अंदर वेनिला, ओनियन, क्लोव इसके अंदर आता है।
उसके बाद बात करेंगे हम व्हाट आर अल्कलीज। अल्कलीज आर द बेसिस। अल्कलीज क्या होता है बच्चों? अल्कलीज नथिंग बट द बेसिस, कुछ भी नहीं, बेस होता है, सिर्फ ऐसा बेस होता है जो वाटर के अंदर क्या होता है? डिजोल्व होता है। अल्कलीज भी सोपी टू टच है, बिटर है, कोरोसिव है, जिसका एग्जांपल है NaOH, KOH, जिनका पीएच जो है, पीएच हमने देखा 0 to 17 होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 के आगे वाले जो होते हैं 8, 9, 10, 11 वो सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। अल्कलीज की प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो अल्कलीज क्या होता है? ध्यान दो, अल्कलीज सॉफ्ट होता है, उनका डेंसिटी क्या होता है? लो डेंसिटी होता है। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, कम होता है। और दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, इसको अगर जलाया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। अल्कली इजीली रिएक्ट हो जाते हैं हेलोजन के साथ, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। दे कैन बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल सोल्यूशन। अल्कलीज को अगर स्टोर करना है तो मिनरल ऑयल के सोल्यूशन में उनको स्टोर किया जाता है। अभी हम बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जैसे कि हमने देखा मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो मेरे को उसको बनाना है डाइल्यूट एसिड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मैं सब जगह यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो क्या होता है? बहुत कोरोसिव इन नेचर होता है, बर्न हो सकता है। तो मेरे को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है, मतलब उसका पावर क्या करना है मेरे को? उसका पावर क्या करने का? मेरे को एसिड का कम कर डालने का है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो कैसे होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो इसको क्या करते हैं हम? वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, लेकिन वाटर के अंदर ऐड करने की जो प्रोसेस है एसिड और बेस को, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वहाँ से निकलती है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं और वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो बहुत कॉशन, बहुत केयर हमें लेना पड़ती है। तो हमें क्या करना है? एसिड टू वाटर डालना है या वाटर टू एसिड डालना है, तो हम बात देखेंगे ये बात। The acid must always be added slowly to water with constant stirring। 100% आपके एग्जाम में आएगा, एसर्शन रीजनिंग में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा, कहाँ तो भी आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख लो मेरे से। तो ध्यान दो, एसिड टू वाटर डालना है हमें हमेशा, और एसिड ड्रॉप वाइज डालना है और उसको स्टर करते रहना है, उसको हिलाने रहना है। उसके बाद वाटर टू एसिड डाले तो क्या होगा? इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देन हीट इज जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज अ बर्न। अगर आपने एसिड के अंदर वाटर डाल दिया तो वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन होगी, बहुत सारी हीट तैयार होगी, और वो स्प्लैश हो सकता है, आपके स्किन के ऊपर वो उड़ सकता है। द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट, और इतनी हीट यहाँ पे तैयार हो जाती है तो जिस ग्लास के बिकर में, जिस ग्लास के कंटेनर में आपने ये सोल्यूशन रखा है वो ब्रेक हो सकता है, इतना हीट ये प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा याद रखो, आपको अगर एसिड का डाइल्यूशन करना है तो आपको क्या करना है? एसिड टू वाटर डालना है, वाटर टू एसिड नहीं। तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन देयर कॉन्सेंट्रेशन। एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें डिक्रीज करना है तो जब हम उसको वाटर के साथ ऐड करते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। समझ में आया बच्चों डाइल्यूशन? कुछ डाउट है तो लिखिए कमेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे पीएच की। पीएच की बात करेंगे। पीएच क्या होता है? तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने देखा एसिड भी देखा, अभी हमने बेस भी देखा। पीएच स्केल होता है, ये भी हम देखेंगे। ये पीएच स्केल आपके सामने रखा है। पीएच स्केल में जो 7 है यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट अपना सब्सटेंस न्यूट्रल, 7 के आगे होता है बेसिक, और 7 के पीछे होता है एसिडिक। अभी हमने देखा एसिड के अंदर लिटमस पेपर रेड हो जाता है, बेस के अंदर ब्लू हो जाता है। उसके बाद हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड भी होता है। हमने लिटमस पेपर से तो हम चेक करेंगे सब्सटेंस एसिड है या बेस है, लेकिन सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए है अपने पास पीएच स्केल। तो देखिए, पीएच स्केल वाज डेवलप्ड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। याद रखो पीएच स्केल का काम क्या है? तो हाइड्रोजन आयन जो है उनको मेजर करना सॉल्यूशन के अंदर। पी इन द स्टैंड फॉर प्रोटेन्स, जर्मन के अंदर प्रोटेन्स कहा जाता है, जिनका मीनिंग होता है पावर। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। तो 0 से बहुत ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड होता है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस होता है। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, ऐसे सब्सटेंस का पीएच होता है 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे वैल्यू जो लेस देन 7 है, 1 2 3 4 5 6, वो एसिडिक सॉल्यूशन डिनोट करते हैं। वैल्यूज मोर देन 7 रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक सॉल्यूशन, मतलब 8 9 11 12 13 तक के जो भी
पीएच है वो बेसिक सॉल्यूशन के है, तो ये है पीएच इंडिकेटर, याद रखो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनरल वाटर का दिया है, मिनरल वाटर जो हम पानी पीते हैं वो न्यूट्रल होता है। एचसीएल की बात करेंगे तो एसिड होता है। हम बात करेंगे ड्रेन क्लीनर की तो बेसिक होता है, ब्लीच की बेसिक होता है, सोप है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेकिंग सोडा, ये सब बेसिक है। अपना ब्लड भी थोड़ा सा बेसिक होता है। मिल्क, कॉफ़ी, वाइन, विनेगर, लेमन, स्टमक के अंदर जो एनवायरमेंट है वो सब क्या होता है, एसिड होता है। अब बात करेंगे हम पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस पीएच का अपने डेली लाइफ में कुछ रोल होता है, तो क्या रोल है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो देखिए अपनी बॉडी जो है, अपने बॉडी के अंदर जो पीएच है, अपनी बॉडी जो काम करती है वो एक पीएच रेंज के अंदर काम करती है 7 to 7.8। इससे कम ज़्यादा अगर होता है तो अपनों को, आपने देखा एसिडिटी होती है, हमें एसिडिटी भाई क्यों होती है एसिडिटी, क्योंकि अपनी बॉडी का एक क्या है, पीएच रेंज है, उसके अंदर ही अपनी बॉडी क्या कर सकती है, प्रॉपरली काम कर सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। और नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज मतलब क्या, इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो अपनी बॉडी सही लेती है, ज़्यादा होता है तो अपनी बॉडी वो सही नहीं लेंगी। When pH of rain water is less than 5.6, important, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन में दिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन जब होता है, जब एसिड रेन होता है तो उसका pH कितना होना चाहिए, 5.6 से कम अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। When acid rains flow into river, it lower the pH of river water। और पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है, और एसिड रेन अगर नदी के पानी में मिलता है तो नदी के पानी का पीएच भी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ जो है, जो फिशेस है, टॉर्टोइज है पानी के अंदर, उनका जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाता है, उनका सर्वाइवल क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डेली लाइफ का इवेंट है अपने, व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ सॉइल इन द बैकयार्ड। अपनी जो सॉइल है उसका पीएच क्या होना चाहिए, तो देखिए प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। सॉइल के अंदर जो प्लांट हम ग्रो करते हैं उस प्लांट के अच्छे से अगर ग्रोथ होना है तो उनको एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए, उससे कम भी नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं चलेगा। द ऑप्टिमल पीएच रेंज ऑफ द सॉइल सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ शुड वेरी इन बिटवीन 5.5 to 7। तो देखो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो पीएच चाहिए सॉइल का वो कितना होना चाहिए, तो 5.5 to 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब एसिडिक रेंज में आता है भाई ये। द सॉइल शुड नाइदर बी अल्कलाइन नॉर एसिडिक इन नेचर टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जो सॉइल है वो ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए। चेंज इन पीएच ऑफ सॉइल अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर चेंज हो गई गया, यहाँ पे दिया है 5.5 to 7 के रेंज में चाहिए, अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो प्लांट्स के ग्रोथ के अवेलेबिलिटी जो है न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सॉइल से सप्लाई नहीं होता फिर प्लांट्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें सॉइल का पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी है नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच कितना होता है, तो देखिए आपको पता है अपने स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेशन को हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। वो अपने स्टमक को कुछ भी नुकसान ना करके अपने डाइजेशन को करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग इनडाइजेशन। लेकिन जब इनडाइजेशन होता है स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, स्टमक ये HCl ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर देता है, और ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने के कारण हमें पेन और इरिटेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडिटी। फिर हम लेते हैं ओमी दवा या फिर इनो लेते हैं हम, तो वो एसिडिटी। टू गेट द रीड ऑफ द पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। इंपॉर्टेंट बात है, एंटासिड्स, एंट मतलब अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट में हम कुछ तो भी लेते हैं, बेसिस लेते हैं हम। तो एसिड के अगेंस्ट कौन होता है, बेस होता है। हमने देखा बेसिस क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है, नोट कर लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं एसिडिटी के दौरान, इंडाइजेशन के दौरान, क्योंकि एसिडिटी मतलब अपने स्टमक के अंदर जो एसिड है वो बढ़ता है, और हमें पता है जब एसिड के अंदर बेस मिलाया जाता है उसको सॉल्ट कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखो। जब हमारी एसिडिटी बढ़ती है तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम बात करेंगे इज पीएच चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डीके। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए टूथ डीके कब होता है, टूथ डीके मतलब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं हम टूथ डीके, इसको बोलते हैं हम टूथ डीके, इसको बोलते हैं हम टूथ डीके। जब अपने दांत खराब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम टूथ डीके, एनेमल अपना खराब हो जाता है। तो देखो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ लोअर देन 5.5। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंज याद रखो, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो टूथ डीके कब होता है, जब अपने माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डीके स्टार्ट होता है।
आपको पता है टूथ एनेमल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल ही इसके ऊपर एक एमसीक्यू देखा एक पेपर के अंदर। टूथ एनेमल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि अपने बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो देखो बच्चों, टूथ डिके कब होता है? जब अपने माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है। टूथ डिके मतलब क्या? तो जो एनेमल है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है। और वो जो एनेमल होता है वो क्या होता है? करोड़ होता है, खराब हो जाता है। कब? जब माउथ का पीएच बिलो 5.5 हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है अपने माउथ का पीएच 5.5 के कम? तो देखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं उस खाने के कुछ पार्टिकल, शुगर के, फूड के कुछ पार्टिकल अपने दांत के अंदर अटक जाते हैं और अपने माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उस खाने को, उस जो फूड के पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करके अपने माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और इस प्रकार से अपने माउथ का एसिडिटी जो है वो 5.5 से कम हो जाता है और हमें टूथ डिके होता है। इसलिए बोलते हैं भाई कि रात को सोने से पहले भी आपको एक बार ब्रश कर लेना है, सुबह भी आपको ब्रश कर लेना है, क्योंकि जो भी फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के अंदर रहेंगे वो निकल जाएंगे, तो ये टूथ डिके का प्रॉब्लम नहीं होगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ यूजिंग द बेसिक टूथपेस्ट। तो सबसे अच्छा तरीका है तो बेसिक टूथपेस्ट आपको यूज करना है, जिसके वजह से जो एसिड अगर बनता भी है तो न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर। प्लांट्स और कुछ एनिमल से जो खुद का डिफेंस करते, खुद की सुरक्षा करते हैं केमिकल की वजह से। तो देखो, बी स्टिंग जो होती है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। आपको कभी वो जो हनी होता है, हनी की मछली ने आपको काटा होगा, वो बी ने, वो जो मछली आपको काटती है ना, तो बहुत दर्द होता है भाई। क्यों होता है वो दर्द, वो हम देखेंगे। और वो दर्द होता है क्योंकि स्टिंगिंग हेयर जो होते हैं उनके, तो मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड बोलता है, वो अपने स्किन के अंदर रिलीज कर देती है और बहुत पेन होता है। तो आपको अगर ऐसा पेन होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो बेकिंग सोडा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एसिड वो छोड़ रहे हैं, हम ऊपर से सोडा भी छोड़ रहे हैं, तो उनका हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा और हमें पेन से मुक्ति मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं हम सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड। तो इस चैप्टर के नाम ही है एसिड बेस। तो नेचुरली ऑकरिंग एसिड है कुछ हमारे पास। तो नेचुरली ऑकरिंग एसिड है विनेगर, जिसके अंदर है एसिटिक एसिड, ऑरेंज उसके अंदर है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड है जिसके अंदर है टार्टारिक एसिड, टोमेटो है जिसके अंदर है ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड है जिसके अंदर है लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, नेटल स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी हम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज ए सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस का पार्ट अपना खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे सॉल्ट क्या होता है। तो देखो, द सब्सटेंस फॉर्म व्हेन एसिड एंड बेस इज रिएक्ट वी कॉल्ड अ सॉल्ट। जब एसिड प्लस बेस ये बनता है तो इससे हमें मिलता है सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से बनता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है। सॉल्ट का पीएच जनरली 7 होता है। सॉल्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट कब होता है? दे आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय द मेटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH4Cl है, FeCl3 है, ये होते हैं एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब होते हैं? तो दे आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड। तो यहाँ पे होता है सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हुए? बेसिक सॉल्ट्स है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और व्हेन सोल्यूबल इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में भी आप ये पढ़ोगे। सॉल्ट जो होता है मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं। सॉल्ट जो होता है वो हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नॉन वोलेटाइल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि आयन से बनता है, आयोनिक बॉन्ड उनके अंदर प्रेजेंट होता है। सॉल्ट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल, इनके अंदर क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की, जो अपना नमक है, घर का खाने का नमक, NaCl, उसको बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट। अभी यहाँ से जो पॉइंट चालू हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो रहे हैं, क्योंकि इन सॉल्ट्स के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए MCQs में। तो ध्यान दीजिए,
कॉमन सॉल्ट के अंदर है NaCl जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला है NaCl। प्रिपरेशन की बात करेंगे हम तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें NaCl और वाटर मिलता है। यूजेस क्या है, सोडियम क्लोराइड के यूजेस क्या है, तो फूड इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। ये मेजर रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के अंदर जो केमिकल्स बना लेते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट अगर बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर बनाना है तो वहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है। और सबसे कॉमन यूज़ है उसका खाने के अंदर टेस्ट के लिए इसको थोड़ा सा यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कॉस्टिक सोडा, इंपॉर्टेंट है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों को सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत फेमस है, मालूम है, सबसे जाना माना बेस है, लेकिन जब उसका नाम आता है कॉस्टिक सोडा बोल के तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NaOH। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन पूछा जाता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जिसको ब्राइन बोला जाता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्लोर अल्कली प्रोसेस। अभी क्लोर अल्कली प्रोसेस भी पूछा जाता है आपको, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पूछे जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, आपको पूछेंगे कॉस्टिक सोडा कैसे बनते हैं, आपको पूछेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है बताइए, तो सब एक ही है। देखो ब्राइन मतलब क्या, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। नमक को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो ब्राइन बनेगा, और उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो सब्सटेंस से डिसोसिएट होंगे, उनके बीच में कुछ रिएक्शन होगा और बनेगा NaOH। अब ये NaOH जो है वो क्या है, अल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है, पानी के अंदर बनेगा, इसलिए उसको क्या कहा, अल्कली कहा। और बनेगा क्लोरीन, क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा, और बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हमें सोडियम क्लोराइड का अगर हम वाटर के अंदर मतलब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस सॉल्यूशन के थ्रू तो हमें मिलेगा NaOH जो कि अल्कली है, उसके साथ मिलेगा क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसलिए इस प्रोसेस को बोला गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, अल्कली फॉर्म हो रहा है, NaOH फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। और इस प्रकार से बनता है अपना कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस की बात करेंगे बच्चों तो देखो NaOH का यूज़ कहाँ पे, तो सोप बनाने की इंडस्ट्रीज में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर एंड फाइबर्स बनाने में इसका काम होता है। डिग्रीसिंग मेटल को डिग्रीस अगर करना है, मेटल को ग्रीस लगाया है वो निकाल लेना है आपको, तो NaOH यूज़ होता है। उसके बाद ये ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन कैसा है, इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन होती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है। तो इस प्रकार से हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे मिलता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन किया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या यूज है ब्लीचिंग पाउडर का, तो आपने देखा होगा, इट इज यूज टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर आप पानी पीते हो नल का तो थोड़ा सा उसमें से स्मेल आता है, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर का। जर्म फ्री बैक्टीरिया वायरसेस फंगस को किल करने से पानी के अंदर से वो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद है बेकिंग सोडा। केक बड़ा पसंद है आपको, ढोकला भी बड़ा पसंद है आपको, तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा मतलब क्या, बेकिंग सोडा मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो देखिए, इट इज फॉर्म व्हेन NaCl रिएक्ट्स विथ अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा कब बनता है, जब NaCl, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब का रिएक्शन होता है, तो NaHCO3 और NH4Cl। तो यहाँ से हमें मिलता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वन एंड द सेम। यूजेस क्या है, तो बेकिंग सोडा किचन के अंदर जो क्रिस्पी पकौड़ाज होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। सोडा एसिड नाम का फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है। याद रखो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, खाने का देख लिया, धोने का देखो, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर होते हैं। वॉशिंग सोडा के अंदर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, याद रखो।
इट इज़ फॉर्म व्हेन 10 मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू Na2CO3। देखो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। यूजेस क्या क्या है इसके, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम करता है। क्लीनिंग एजेंट जो है डोमेस्टिक पर्पज, अपने घर में जो क्लीनिंग है कपड़ों का हो चाहे टाइल्स का हो उसके अंदर भी वॉशिंग सोडा हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा एक पेपर नहीं देखा मैंने, ऐसा एक सैंपल पेपर नहीं देखा मैंने, ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा मैंने कि जहाँ पे पीओपी आया ना हो। हर जगह पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये सब आता ही आता है। तो याद रखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, आधा वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है। आधा ही वाटर मॉलिक्यूल क्यों होता है, क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं, इसलिए एक कैल्शियम सल्फेट के अंदर आधा वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है। तो देखो प्रिपरेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जब हम जिप्सम को हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लूज करने के लिए, तो हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, उसको हम हीट करेंगे, हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O और 3/2 H2O निकल जाएगा। तो ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ पे बनेगा, जिसको हम बोलते हैं POP। समझ में आया। यूजेस देखो यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर बोन के अंदर ऊपर हाथों के ऊपर पैरों के ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है वो POP होता है, इसलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन का मटेरियल बनाने के लिए, मेकिंग सरफेस स्मूथ, घर में जो पुट्टी लगाते हैं हम जो वाल को अपने सर स्मूथ बनाने के लिए, तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। कहाँ से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से। जब हम जिप्सम को हीट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रकार से बच्चों हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट ए चैप्टर के बारे में देखा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही वीडियो इस चैनल के ऊपर आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।